इस बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप सभी को पता होगा कि अब आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जो स्टूडेंट सही मार्क्स लगाएगा उनका एक भी अंक नहीं कटेगा। और अगर हम बात करें तो 20 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जो हमेशा पूछे जाते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपके 20 अंक एकदम कंफर्म हो जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के यानी पिछले सालों के जो सबसे इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है सबको मैंने बताया है। मेरा नाम मिलन मिश्रा है। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो की। प्यारे साथी, यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है। ध्यान से समझिएगा कि यदि 65 और 117 के एचसीएफ को से कह रहा है कि यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान क्या होगा। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे प्यारे साथी। प्रश्न कह रहा है कि 65 और 117 के एचसीएफ, पहले हम क्या करेंगे कि इनका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। 65 और 117 का एचसीएफ चलिए ज्ञात कर लेते हैं। 65 से 117 को भाग दीजिए, क्योंकि भाग विधि से फटाफट हम ज्ञात कर लेंगे। और इन सभी प्रश्नों को मैं सॉल्व करना भी बताने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो 65 दूना 130 हो जाता है, एक बार जाएगा तो ये 65 यहाँ पर बचेगा प्यारे साथी। 7 में से 5 कहीं 2, और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपका बचेगा 5, क्योंकि 11 में से 6 जाएंगी तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब इस 52 से आपको फिर इस 65 को भाग दे देना है, जैसा कि आप सभी को पता है। और 52 का नम 52, यहाँ पर आएगा 52, फिर बचेगा 13 शेष। और 13 से जब आप 52 को भाग देंगे तो 13 चौके 52 होता है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका एचसीएफ क्या है, 13 आया है, क्योंकि 13 117 को भी काट देगा तो 13 आपका एचसीएफ आया है। यानी कि हम कह सकते हैं हमारा एचसीएफ बराबर क्या है, 13 है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो एचसीएफ तो हमें 13 पता चल गया है, लेकिन आखिर करना क्या है यहाँ पर एचसीएफ का। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, कह रहा है कि यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65m - 117 के रूप में लिखा जाता है, तो प्यारे साथी इसको किसके रूप में लिखा जाता है, उसके एचसीएफ के रूप में लिखा जाता है। यानी कि जो उसका एचसीएफ आया था 13, उसे 65m - 117 के रूप में लिखा जाता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 65m - 117 बराबर हो गया है 13 की। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 65m बराबर हो जाएगा 13, और ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि प्लस का 117, इसे आप जोड़ोगे तो 65m बराबर हो जाएगा 130 के, यानी कि m बराबर हमारा हो जाएगा 130 बटे 65। 65 का नम 65, 65 दूना 130, यानी कि m की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, 2 आ गई है। तो देखिए m का मान क्या आया है प्यारे साथी, 2 आया है। और ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट है, यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि 2 आपका राइट आंसर है। तो देखिए कितना अच्छा प्रश्न था, एक हाई लेवल का प्रश्न था। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ऐसे प्रश्न नहीं सॉल्व करके आते हैं। ये प्रश्न पूछा भी गया है सन 2019 की परीक्षा में, तो इन प्रश्नों को भी सॉल्व कीजिए। ये सभी थोड़ा हार्ड है, क्योंकि आप ऐसे सॉल्व नहीं किए होते हैं। जब ऑब्जेक्टिव में आते हैं तो आप कहते हैं ऐसा पढ़ाया नहीं गया है। तो इसके लिए आप हमारी वीडियोस देखते रहिए, और हम आपको सारी चीज़ें क्लियर कराते हुए चल रहे हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 2 की, तो प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि दिया गया है लासा 132 और 288 का एलसीएम दिया गया है 3168, यानी कि 3168 इसका एलसीएम दिया गया है प्यारे साथी। और आपसे इसका मासा पूछा गया है, यानी कि एचसीएफ पूछा गया है कि 132 288 का एचसीएफ क्या होगा। आपको एक फार्मूला पता ही होगा। अगर हम बात करें तो फार्मूला होता है फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर बराबर होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ की। यही तो मैंने फार्मूला बताया था। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लास ली होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। अगर हम बात करें तो पहली संख्या आपकी 132 दी गई है प्यारे साथी, इंटू दूसरी संख्या आपकी 288 है, तो 288 लिख दीजिए। फिर हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अगर हम एलसीएम
तो ये इसमें पूछा गया है आपका इसका लासा क्या है, लासा आपको 3168 दिया गया है, तो एलसीएम की जगह हम 3168 लिख देंगे। और इसके बाद अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ हमें ज्ञात करना है, तो एचसीएफ को वैसे ही रहने दो। अब हम अगर एचसीएफ की वैल्यू निकालें प्यारे साथी, तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा 132 गुणे 288 और बटे में हो जाएगा आपका 3168। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए प्यारे साथी कैसे सॉल्व करना है। अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम इसे काटते हैं। तो देखें अगर हम इसे काटें तो क्या आएगा, ये 4 से तो कट जाएगा, 4 3 12, एक बचेगा 4 3 12, क्या ये 4 से कटेगा, तो 4 7 28 होता है, 3 4 9 36, जी हाँ 4 से कट जाएगा, तो 4 से काटते हैं, 4 3 12, एक बची 4 3 12, 4 7 28 होता है, 3 बची 4 9 36, 4 2 8। फिर देखिए अब ये किससे कट रहा है, अगर हम बात करें तो ये 4 से फिर कट रहा होगा कि 4 1 4, 3 बची 4 9 36, 3, जी हाँ 4 से कट जाएगा, तो 4 7 28 इसे काटा, 4 2 8, ये 72 आया। फिर हम इसे 4 से काटेंगे तो 4 1 4, 3 बची 4 9 36, फिर 3 बची 4 8 32। अब हम यहाँ पर देखें प्यारे साथी तो क्या ये फिर 4 से कट रहा है, तो ये तो 4 से फिर कट जाएगा। अगर इसे देखें तो 4 चौक 16 होता है और 3 बचेंगी यहाँ पर 38। फिर से 2 से काटते हैं, तो 2 से काटेंगे 2 9 18 बचेगा, 2 9 18 यहाँ पर बचा, फिर 2 9 18 99 आया। इसे काटा हमने तो 36 आया। अब देखिए 33 1 33, 33 नहीं है 99 होता है, और 3 1 3, 3 बरहीम 36, यानी कि हम कह सकते हैं हमारा एचसीएफ क्या है, बहुत काटना पड़ा लेकिन हमारा एचसीएफ क्या है 12 आ गया है, हमारा मासा 12 आ गया है प्यारे साथी। तो देखिए क्या ऑप्शन में 12 दिया गया है, जी हाँ बिल्कुल दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट है, यही आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने ये वाला प्रश्न भी सॉल्व किया। देखिए कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ऐसे ये अक्सर प्रश्न अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय में भी पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिए जाते हैं 1 अंक के लिए। ये 1 अंक के प्रश्न होते हैं, लेकिन 20 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और 1 अंक पाने के लिए भी हमें कभी कभी इतना सॉल्व करना पड़ता है, काटना पड़ता है। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर मेरे प्यारे साथी। अगला प्रश्न कह रहा है कि 148/185 का हमें क्या करना है, सरलतम रूप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सरलतम रूप ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए अब हम इसका सरलतम रूप ज्ञात करेंगे। तो अगर हम इसके सरलतम रूप की बात करें तो इसे अब हम काटेंगे, तो 148/185 है प्यारे साथी। ये किससे कटेगा, ये 37 से कटेगा। 37 चौके होता है 148 और 37 बच्चे क्या होता है 185, यानी कि ये 4/5 आएगा प्यारे साथी इसका आंसर। ऑप्शन में देख लीजिए क्या 4/5 दिया गया है, जी हाँ बिल्कुल दिया गया है 4/5, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट है, और यही आपका प्यारा सा आंसर होगा। तो देखिए 3 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और भाई हज़ारों लोग आप देखते हैं और सिर्फ 100-200 लाइक, इतने में मज़ा नहीं आता, इतना मेहनत आपके लिए करते हैं, तो फटाफट लाइक कर दीजिए और जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए, मेरा नाम लिख दीजिएगा मिलिंद मिश्रा या मिलिंद सर, जिससे मुझे पता चले कि आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो कह रहा है कि 2 संख्याओं का योगफल 8 है और उनका अंतर 2 है, तो वो संख्याएं क्या होंगी आपसे पूछा गया है। 2 संख्याओं का योगफल यानी कि हमने मान लिया है, फटाफट सॉल्व करते हैं। मान लिया है पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, इनका योग 8 है, और फिर इनका अंतर पूछा गया है, तो इनका अंतर क्या दिया गया है, यानी कि घटाओ 2 दिया गया है, और पूछा गया है वो संख्याएं क्या होंगी। इनको आपस में हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, y से y कैंसिल हो जाएगा। डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न है, हमें फटाफट सॉल्व करना रहता है। x to x हो जाएगा और 8 2 10 हो जाएगा, यानी कि x बराबर आपका आ जाएगा 10/2, यानी x बराबर आपका क्या आ गया है 5 आ गया है। x का मान क्या आ गया है 5 आ गया है। अब चाहे आप एक ही मान से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, निकालना चाहें कैसे निकालेंगे प्यारे साथी। अब देखिए कहीं ऑप्शन में 5 है, क्योंकि x का मान 5 आया है, तो x का मान ना तो 5 यहाँ पर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये इसमें 5 है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में 5 दिया गया है, तो हमें वैसे ही पता चल गया ये x का मान है तो ये y का होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट होगा। तो ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं फटाफट। अब यहाँ पर अगर हम मान रखते तो उससे अच्छा है कि जब 5 दिख ही रहा है तो इसी में हमने ऑप्शन लगा दिया, और कहीं 5 नहीं है तो हमें क्लियरिटी मिल गई कि यही हमारा आंसर होगा।
अब चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न संख्या 5 की। देखिए सारे खतरनाक भयानक प्रश्न हैं, इसमें कोई आसान वाले प्रश्न मैंने नहीं लिए, हार्ड प्रश्न लिए हैं, तो कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे प्यारे साथी। अगला प्रश्न कह रहा है कि ax + by + c = 0 है, जबकि a b c क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, और को दो चरों यानी कि दो भागों x तथा y का रैखिक समीकरण कहा जाता है यदि, यानी कि कोई भी अगर समीकरण ax + by + c के रूप में है और a b c एक वास्तविक संख्याएं हैं, तो वह रैखिक समीकरण कब कहा जाएगा, जब a ≠ b। नहीं, ये नहीं होगा। a² बराबर b², ऐसा हो सकता है तब भी ये समीकरण कहा जाएगा, लेकिन क्या नहीं हो सकता इसमें कि मतलब, तो अगर हम बात करें तो a² + b² ≠ 0 होना चाहिए, तभी ये हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट है, इसका राइट आंसर होगा a² + b² ≠ 0। यहाँ पर अब बारी है क्वेश्चन नंबर 6 के प्यारे साथी। यहाँ पर कह रहा है कि समीकरण 5x² - 3x + 2 के मूलों का योग ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से समझिएगा। मूलों के योग का फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा कि शून्यकों का योग यानी कि मूलों का योग बराबर होता है, मूलों का योग बराबर होता है किसके प्यारे साथी, -b/a के। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो a हमारा 5 है, अगर हम बात करें b तो b हमारा -3 है, और c हमारा क्या है, 0 है। अब हमें मूलों का योग ज्ञात करना है, -b/a, तो माइनस ब्रैकेट के अंदर b का मान क्या है, यहाँ पर -3 है, हमने रख दिया, और a का मान हमारा 5 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 3/5, यानी कि शून्यकों का योग क्या आएगा, 3/5 आएगा। और यहाँ पर क्या ऑप्शन में 3/5 दिया गया है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट है, क्योंकि शून्यकों का योग क्या आया है, 3/5 आया है। अब इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी, तो अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि समीकरण 2x² - x -1 के मूल क्या होंगे। इनके हमें शून्य के यानी कि मूल ज्ञात करने हैं, और उसे ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें उसे ज्ञात करने के लिए इनका गुणनखंड करना होगा। और इसका चलिए अब हम गुणनखंड करते हैं। तो ये हो गया 2x² - x -1 = 0, यानी कि गुणा करने पर 2 आए और जोड़ने या घटाने पर क्या आए, 1 आए। यानी कि इसका अगर हम निकालें तो 2x² - 2 - 1, 2 में से 1 जाएंगे तो 1 बचेगा, और 2 × 1 2 होता है, और -1 ये पेयर बनेगा। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 2x² - 2x प्लस ये 1x हो जाएगा, और -1 = 0। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हम 2x कॉमन ले लेंगे प्यारे साथी। जब हम 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x - 1, यहाँ पर हम +1 का कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी बचेगा x - 1 = 0। अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2x + 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और x - 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, = 0। अब आई बात शून्यक की, शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, तो एक बार इससे 0 के बराबर करेंगे, यानी कि 2x + 1 को जब हम 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर आएगा 1/-1/2, यानी कि -1/2। अब इसके बाद अगर हम बात करें x - 1, तो इसको 0 के बराबर करोगे तो x बराबर हमारा आ जाएगा +1, यानी कि पहला शून्य क्या है, -1/2 है, और दूसरा शून्य प्लस का 1 है। क्या ऑप्शन में ऐसा दिया गया है, जी हाँ, यहाँ ऑप्शन में बिल्कुल ऐसा दिया गया है। आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी तो आपका एकदम राइट है, यही आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, एकदम राइट है। अब इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी, तो अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल समान है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये क्वेश्चन दिया गया है जिसके मूल समान है, तो हमें इसके m का मान ज्ञात करना है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आपको समीकरण दिया गया है 3x² - 12x और प्लस का m = 0। अब ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे साथी, क्योंकि जितने भी प्रश्न मैंने इसमें शामिल किए हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 8 पर हम पहुँचे हैं, 20 क्वेश्चन हैं। बहुत मज़ा आएगा इस वीडियो को देखने में आपको, और साथ ही साथ प्रश्नों को सॉल्व करते हुए चलिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा जो मैंने कहा था आपको। अब इसके बाद अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथी, तो 3x² - 12x + m = 0
कि मूल समान है, हमें m का मान ज्ञात करना है। मूल समान कब होते हैं? जब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है 0 की। अगर हम यहाँ पर बात करें b का मान लिख लें तो a बराबर हमारा क्या है? 3 है, b बराबर हमारा क्या दिया गया है? -12 है, और c बराबर हमारा m है। हमें m का मान ज्ञात करना है। डियर स्टूडेंट्स, हम वैल्यूज़ को रख देंगे। अगर हम b की बात करें तो b है -12 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की जगह हम a का मान रख देंगे 3 इंटू c की जगह c का मान m बराबर 0 हो गया। 12 बढ़ाइए में 144 होता है, और -4 थे 12m हो जाएगा प्यारे साथी, इक्वल टू 0। अगर हम इसे ज्ञात करें तो -12m बराबर हो जाएगा, ये भी माइनस का 144 हो जाएगा जब 0 की इधर आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, m बराबर हो जाएगा 144/12। अब 12 बढ़ाइए 144 होता है, यानी कि m का मान हमें 12 पता चल गया है, और यही आपका प्यारा सा आंसर है। तो आई होप आप ध्यान से समझे होंगे कि आखिर आंसर क्या होगा। इसके बाद अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 8 की, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट है। आई होप आपको ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न भी आपके सामने आ गया है। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि 7x स्क्वायर माइनस 28 इक्वल टू 0 का हल क्या होगा। कह रहा है 7x स्क्वायर माइनस 28 इक्वल टू 0। इस 28 को 0 के इधर भेजोगे प्लस में हो जाएगा, यानी कि 7x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 28। अगर x स्क्वायर की बात करें तो 28/7 हो जाएगा। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा 4 के। फिर x का मान ज्ञात करोगे तो √4 आएगा, यानी कि 4 का वर्गमूल 2 ही होता है। x का मान हमारा 2 आ गया। आई होप आप समझे होंगे बेहतरीन तरीके से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट है, यही आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथी, तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि समांतर श्रेणी 3, 1, 3, 1, -1, -3 के सारवंतर ज्ञात करना है। हमें सारवंतर ज्ञात करना है प्यारे साथी, तो आपको ध्यान से समझना होगा। सारवंतर क्या होता है कि श्रेणियों के मध्य जो पद होते हैं उनका जो अंतर होता है, डिफरेंस, चाहे वो घटते क्रम में हो या बढ़ते क्रम में हो। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बिना पेन पेंसिल के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बिना पेपर और पेन के इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 3 से 1 होने में कितना हुआ, जैसे देखिए पहले ये संख्या 3 थी, बाद में क्या हो गई, 1 हो गई, यानी कि 2 घट गई, 2 कम हो गई, यानी कि इसमें क्या हुआ, माइनस का 2 हुआ। फिर उसके बाद प्लस का 1 थी और माइनस का 2 हो गई, माइनस का 1 हो गई, सॉरी, तो ये भी -2 घटी। फिर उसके बाद -1 थी, -3 हो गई, फिर -2 घटी। तो जो ये अंतर है -2, यही आपका आंसर होगा। आपका सारवंतर -2 होगा, और यही आपका राइट आंसर है। देखिए कितने आसान तरीके से हमने इसे सॉल्व किया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि यदि एक समांतर श्रेणी का सारवंतर -4 है तथा 10वां पद क्या है, -8 है, तो हमें श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करना है। मेरे प्यारे साथी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझिए इस प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी का सारवंतर यानी कि d बराबर हमारा -4 है। फिर प्रश्न कह रहा है तथा 10वां पद -8 है। 10वां पद यानी कि a10 बराबर क्या है, -8 है। हम a10 को a10 ना लिखकर a+9d लिख सकते हैं। a+9d आपको क्या दिया गया है, a+9d आपको -8 दिया गया है। अगर हम d का मान यहाँ पर रख दें, अगर हम d का मान रख दें, d का मान रख दें यहाँ पर, जो यहाँ पर 9d है, यहाँ पर d का मान रख देते हैं, तो क्या होगा कि a+9 इंटू d के जगह d का मान -4 रखा है, इक्वल टू -8। आप इसे सॉल्व करेंगे तो a बराबर हो जाएगा, a प्लस हो जाएगा 9 चौक 36 -36 ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा -8। ये -36 उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि a बराबर हो जाएगा आपका -8 प्लस का 36, यानी कि a बराबर आपका हो गया है 28, और यही आपका प्यारा सा आंसर होगा। तो अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट होगा, यही आपका प्यारा सा आंसर है, और यही आपका क्या है, प्यारा सा आंसर है। 28 आएगा इसका प्रथम पद। प्रथम पद क्या आएगा, 28 आएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्यारे साथी, तो अगला प्रश्न और भी बेहतरीन है। प्रश्न कह रहा है कि 1 से 10 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य क्या होता है, जो आप औसत पढ़ते हैं वही होता है। तो माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, यानी कि माध्य बराबर हम कह सकते हैं
कुल आंकड़ों की संख्या या कुल आंकड़ों का योग या पदों का योग, कुल आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या, आंकड़ों की कुल संख्या, ये इसका फॉर्मूला होता है, चाहे आप नोट कर लीजिएगा। तो अगर हम बात करें तो 1 से 10 तक की संख्याओं का समांतर माध्य पूछा गया है, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि 1 से 10 तक की संख्याएं तो हम पता कर लें क्या हैं, जो सम संख्याएं हैं। तो 1 से 10 के बीच सम संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6 है, 8 है। यानी कि ये 4 संख्याएं हैं जो 1 से 10 के मध्य हैं, जो सम हैं। यहाँ पर मध्य की बात कही गई है, 1 से 10 तक की, 1 से 10 तक की संख्याओं की बात करी गई। तो ये 4 संख्याएं हैं। तो अगर हम बात करें 1 से 10 तक की कुल संख्याएं कितनी हैं, 2, 4, 6, 8 हैं। अब हम बात करें तो कुल आंकड़ों का योग की बात करें मेरे प्यारे साथी, तो ध्यान से समझिएगा। कुल आंकड़े यहाँ पर आपके क्या हैं, अगर हम बात करते हैं तो कुल आंकड़ों का योग है 2, 4, 6, 8। इन चारों को जोड़ दीजिए क्योंकि कुल आंकड़ों का योग कहा गया है। फिर आंकड़ों की कुल संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4 है, बटे में 4 हो जाएगा। तो 4, 2, 6, 6, 12, 8, 20 हो जाएगा और बटे में 4 हो जाएगा। 4 कलम 4, 4 पंचे 20, यानी कि आपका माध्य 5 आया है और यही आपका प्यारा सा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट है। तो आई होप आप बेहतरीन तरीके से समझे होंगे ये वाला प्रश्न भी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 2 आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान ना हो, वो क्या कहलाती हैं। तो वो क्या कहलाती हैं, वो समरूप आकृतियां कहलाती हैं प्यारे साथी। ये ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि समीकरण 3x² - 4x - k = 0 का विविक्त कर 88 है। तो हमें k का मान ज्ञात करना है। मेरे प्यारे साथी, विविक्तर कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, मैंने कई बार बताया कि d बराबर होता है b² - 4ac। अगर हम बात करें तो d बराबर, अगर हम यहाँ बात करते हैं तो b हमारा -4 है, तो -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का बात करें तो a हमारा 3 है, हमने रख दिया है। c हमारा k है, या हम कह सकते हैं माइनस का k है, तो हमने माइनस का k रख दिया प्यारे साथी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, ये प्लस का 16 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 4 3 12, ये हो जाएगा प्लस का 12 k प्यारे साथी, क्योंकि ये माइनस में k था और ये माइनस में 4 था, तो 4 3 12, ये प्लस का 12 k हो गया। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथी, तो ध्यान से समझिएगा। तो अब ध्यान से समझिए आप, अगर हम बात करें तो यहाँ पर 16 प्लस 12 k हो गया है, लेकिन आपको विविक्तर कितना दिया गया है, 88 दिया गया है। तो d की जगह d का मान हमने 88 रख दिया। ये 88 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 12 के बराबर हो जाएगा 88 - 16। 88 में से आप 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, 72 आएगा, यानी कि 12 के बराबर हो जाएगा 72 के। अगर हम k का मान निकालें तो ये 72 बटे में ये 12 बटे में हो जाएगा, 12 का नंबर 12, 12 छक 72 इक्वल टू हो जाएगा k, यानी कि k हमारा 6 आ गया है और यही हमारा प्यारा सा आंसर है। तो अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट है और यही आपका प्यारा सा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट है। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथी, तो अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि गुणनखंड विधि द्वारा हमें x² बराबर 11x - 28 का हल ज्ञात करना है। किससे, गुणनखंड विधि द्वारा। तो चलिए अब हम इसका हल ज्ञात करते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। तो ध्यान से समझिएगा, अगर हम गुणनखंड विधि द्वारा इसका हल निकालेंगे तो देखिए ये x² है और इन सबको बराबर के इधर ले आओगी तो ये हो जाएगा -11x और प्लस का 28 = 0, क्योंकि जो प्लस में था वो माइनस में हो गया, जो माइनस में था वो प्लस में हो गया। अब गुणा करने पर 28 है और जोड़ने या घटाने पर 11 है, यानी कि x² -7 चौक 28 होता है, 7 + 4 और 7 4 11 होता है और प्लस 28 = 0। इसका गुणनखंड निकाल लेंगे। जो साथी गुणनखंड करना जानते हैं उन्हें ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमें फटाफट सॉल्व करना है। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो x² माइनस ये हो जाएगा 7x - 4x + 28 = 0।
दो दो पद इससे कॉमन ले लीजिए, यानी x कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 हो गया। यहाँ पर हम 2 कॉमन, यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर हम 4 कॉमन ले लें, प्लस का 4, तो यहाँ पर हो जाएगा, या हम यहाँ पर क्या करते हैं माइनस का 4 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि प्लस का 28 है तो यहाँ पर हम माइनस का 4 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x माइनस 4 सत्ते 28 होता है इक्वल टू 0। यानी कि अगर हम गुणनखंड की बात करें तो x माइनस 7 एक ब्रैकेट में, x माइनस 4 एक ब्रैकेट में बराबर 0, यानी x बराबर हमारा 7 आएगा और x बराबर हमारा 4 आएगा। पहला मूल 7 है, दूसरा मूल 4 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट है और यही आपका प्यारा सा आंसर होगा। इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ ऐसा दिया गया है और इसका आंसर हमें बताना है। तो इसे आप सॉल्व करेंगे प्यारे साथी कि बिंदु -3,4 की x अक्ष से दूरी क्या होगी, तो इसकी दूरी होगी 5। क्या होगी, दूरी 5 होगी और ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट होगा। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, त्रिकोणमिति का एक प्रश्न है। यहाँ पर कहा गया है कि सेक थीटा बराबर है 2 के, तो थीटा का मान क्या होगा। सेक थीटा बराबर है प्यारे साथी 2 के, हमें क्या करना है, थीटा का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझिएगा, अगर हम बात करें सेक थीटा की, तो सेक, चूंकि आप जानते हैं कि सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, 2 होता है, तो हम इस 2 की जगह सेक 60 लिख सकते हैं। अब मैं एकदम बेसिक नहीं बताऊंगा, जब त्रिकोणमिति आपको पढ़ाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा सेक 60 डिग्री। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा सेक से सेक, यानी कि थीटा इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री और यही आपका प्यारा सा आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट है और यही आपका प्यारा सा आंसर होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न भी बहुत ही बेहतरीन है। त्रिकोणमिति का एक प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है परीक्षाओं में, तो इसे ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री अपान 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, 2 × tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और बटे में क्या होगा, ये है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। यानी कि अगर हम बात करें तो 1 प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा √1/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि tan स्क्वायर दिया गया है, tan स्क्वायर 30 डिग्री दिया गया है। अब आप ध्यान से समझिएगा, तो ऊपर गुणा होगा, ये हो जाएगा 2/√3 बटे ये हो जाएगा 1 + √3 का हो स्क्वायर क्या होगा, 3 हो जाएगा। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 2/√3 और 3 × 3 = 4/3 हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2/√3 इंटू ये उलट जाएगा, यानी 3/4 हो जाएगा प्यारे साथी। तो अब आप ध्यान से समझिएगा, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसे अब आप सॉल्व करेंगे तो ये अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये गुणा हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4/√3। अब आप ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये 6 क्या हो जाएगा, 4/√3। तो 6/4/√3 इसका परिमेयकरण कर दीजिए, √3 से √3 का गुणा, ऐसा करा देंगे अंश और हर में। आपको मैं आगे सारी चीज़ें बताऊंगा, इसलिए घबराइएगा मत। तो ये हो जाएगा 6/√3 बटे में हो जाएगा ये 3/√3 ये हो जाएगा 12, क्योंकि ये का गुणा होगा, √3 का गुणा होगा तो ये 3 हो जाएगा और 4 × 3 = 12 हो जाएगा, 6 × 9 = 6, 6 × 2 = 12, यानी कि ये आ गया है √3। और √3 किसका मान होता है, आप जानते हैं √3 आपका होता है tan 60 डिग्री का मान। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है। और यहाँ पर देखिए कि ऑप्शन में tan 60 दिया गया है, जी हाँ बिल्कुल दिया गया है, यही आपका प्यारा सा आंसर होगा। तो आई होप आप बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। मैं जब आपको त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा तो आप बेहतरीन तरीके से वहाँ समझेंगे। अब इसके बाद अगर आप बात करते हैं तो प्रश्न संख्या 19 दिया गया है कि x² / 4 = 9 का हल हमें ज्ञात करना है। तो अब आप ध्यान से समझिए मेरे प्यारे साथी, तो x² / 4 बराबर है 9, यानी x² बराबर हो जाएगा 36, यानी x का मान आप ज्ञात करेंगे तो √36, यानी x बराबर आपका 6 आ गया और यही आपका प्यारा सा आंसर होगा।
यानी कि ±6 आपका एकदम राइट आंसर होगा। इसके बाद अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथी, तो अगला प्रश्न जो कि अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, कह रहा है कि b² - 4ac जब 0 के बराबर हो तब क्या होता है, तब मूल समान होते हैं। मैंने अभी बताया था क्वेश्चन में, और यही आपका प्यारा सा आंसर होगा। तो प्यारे साथी, आज हमने 20 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम मेहनत से पढ़ते रहिए। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें, तो अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण kx² + 20x + 25 = के मूल समान है। ये भी प्रश्न 2022 की परीक्षा में पूछा गया है, 1 साल पहले पूछा गया है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस बार भी पूछा जा चुका है, जा सकता है और सन 2023 में ऐसे प्रश्न पूछे भी गए थे। तो ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अगर हम बात करें तो मूल समान कहा गया है, पहले हम ये समीकरण लिख देते हैं कि x² + 20x + 25 = 0 आपका दिया गया है। और यहाँ पर पूछा गया है कि k का मान क्या होगा जब मूल समान हो। मूल कब समान होते हैं, तो मूल समान तब होते हैं कि जब b² - 4ac = 0 हो, तो मूल समान होते हैं। मूल समान होते हैं। जब b² - 4ac = 0 हो तो हमारे मूल क्या होते हैं, समान होते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर प्यारे साथी, तो यहाँ पर b क्या है, अब हम यहाँ पर मान लिख लेते हैं। देखिए, अगर a की बात करें तो a की जगह पर जो गुणांक है k है, तो हम k लिख देंगे। b की बात करें तो b आपका 20 दिया गया है, और c की बात करें तो c हमारा 25 दिया गया है। अब हम यहाँ पर मान रख सकते हैं, इसी पर हमारा मान रख देना है, क्योंकि यहाँ पर बात करी गई है कि इसके मूल समान है। तो अगर b की जगह b का मान रखोगे तो b² - 4 इंटू a की जगह a का मान रखेंगे k इंटू c की जगह c का मान 25 = 0 हो जाएगा। अब इसके बाद बात करें तो 20 विषय 400 होता है, माइनस ये हो जाएगा 100 के 2500 के 100 होता है, ये 100 के बराबर हो जाएगा। अब इसके बाद आप देखिएगा तो ये 400 को जब हम इधर 0 के उस पार भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि -100 के बराबर हो जाएगा -400। माइनस से माइनस कैंसिल। अगर हम यहाँ पर k की वैल्यू को फाइंड करें प्यारे साथी, तो ध्यान से समझिएगा, k बराबर हो जाएगा 400/400, और 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, यानी हम कह सकते हैं k बराबर 4 है। आपसे k का मान पूछा गया था तो हम लिख देंगे ऐसे, परीक्षा में आपको लिख भी देना है। अतः k का मान बराबर 4, और यही आपका प्यारा सा आंसर है। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने ये वाला प्रश्न भी सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको ये वाला प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्यारे दोस्त, मेरे साथ ही अगला प्रश्न भी बहुत ही बेहतरीन है। इसी तरह का प्रश्न है जो पिछली बार हमने पूछा था, अभी सन 2022 में पूछा गया है, अभी 1 साल पहले पूछा गया है, और 23 में नहीं पूछा गया था, तो 24 में पूछे जाने की संभावना एकदम पक्की है। इसे ध्यान से समझ लीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + 2m = 0 के बराबर हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। ये क्या है, इसके मूल = 0 हो और के मूल बराबर हो। यहाँ पर एक बात कह रहा है कि इसके मूल क्या हो, समान हो, यानी कि बराबर हो 0 के। अब इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी, मूल समान कब होते हैं, यानी कि मूल बराबर कब होते हैं, तो उसकी भी एक कंडीशन होती है जो अभी हमने पढ़ी थी। चलिए मैं फिर से बता देता हूँ, पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण कहला है 3x² - 12x + 2m = 0। अब यहाँ पर बात करें तो मूल समान कब होता है, यदि b² - 4ac = 0 हो तो मूल बराबर होता है। ऐसे आपको लिख भी लेना है बोर्ड एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न है, नहीं तो आप पता नहीं क्या लिख दें और एग्जामिनर आपको समझ ना पाए कि आपने कौन सा फार्मूला यहाँ पर लगाया है। डायरेक्टली नहीं करना है, कोई ऑब्जेक्टिव
एग्ज़ाम नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें लिखनी है। तो इससे पता चलता है कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है 0 के तो हमारे मूल समान होते हैं, यानी मूल बराबर होता है तब। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर मान तो लिख लें, पहले हम a का मान लिखें तो a बराबर 3 दिया गया है, b का बात करें तो b बराबर -12 है, और c बराबर हमारा क्या दिया गया है यहाँ पर, अगर हम बात करें यहाँ पर c की पैरस आती तो c हमारा यहाँ पर 2m दिया गया है, c बराबर क्या दिया गया है 2m दिया गया है, हमने 2m लिख दिया। अब इसी फार्मूले पर रख देंगे, b की जगह b का मान -12 का स्क्वायर कर देंगे, -4 इंटू a की जगह a का मान 3 इंटू सी की जगह c का मान 2m इक्वल टू हो जाएगा 0 के पैरे साथी 12 बराबर हम 144 होता है, ये 144 हो जाएगा, -4 × 12 दूना 24m बराबर हो जाएगा 0 के। इसे इधर भेजोगे इस 144 को तो ये भी माइनस में हो जाएगा, यानी कि -24m इक्वल टू हो जाएगा -144, माइनस से माइनस कैंसिल, m बराबर होगा 144 बटे में 24। इसे हल कर लीजिए तो 2 से काटेंगे 72 आएगा, 2 से 14, 2 दूना 4 और 12, 12 1 नम 12, 12 छक 72 होता है प्यारे साथी। यानी m का मान क्या आया है, m बराबर आया है आपका, आप देखेंगे तो m बराबर आपका आया है 6, और यही आपका आंसर है। तो हम लिख सकते हैं अतः m का मान बराबर 6, और यही आपका प्यारा सा आंसर है। तो आई होप आप बेहतरीन तरीके से समझे होंगे कि आखिर हम इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, 4 अंक के 5 अंक के पूछे जाते हैं, इन्हें देखते हैं कि आखिर कैसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न सन 2019 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। कह रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का हमें योग ज्ञात करना है या कीजिए जो 6 से विभाज्य हों। अब वह पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, उन 40 पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य हो। तो हम थोड़ा श्रेणी लिख लेते हैं कि 6 का पहाड़ा लिख दीजिए, 6 क्रम 6, 6 दूनाई 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30 डॉट डॉट डॉट। कितने पद तक हमें योग ज्ञात करना है, 40 पद तक, यानी कि 40 पदों तक ज्ञात करना है कि इनका योग क्या होगा प्यारे साथी। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 40 पद पहले ही दिया गया है, यानी कि n बराबर जो पदों की संख्या है वो आपको 40 दी हुई है। इसके बाद अगर हम a की बात करें जो कि हमारा प्रथम पद होता है वो आपको 6 दिया गया है, क्योंकि हमने श्रेणी लिख दी, 6 से पूछा गया है तो 6 का पहाड़ा हमने लिख दिया, वो सीरीज लिख दी कि 6 में 6 जोड़ा 12 है या 12 में 6 जोड़ा तो क्या आया 18 आया। अब इसके बाद अगर हम सारवंतर डी की बात करें प्यारे साथी तो यहाँ पर 6 जोड़ा गया है, यानी कि सारवंतर 6 ही होगा, जो डिफरेंस है 6 का ही है, क्योंकि 6 का टेबल है, 6 में 6 जोड़ोगे 12 आएगा, 12 में 6 जोड़ोगे 18 आएगा, 18 में 6 जोड़ोगे 30 आएगा, ऐसे ही 40 पदों तक होता रहेगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी तो हमें इनका योग ज्ञात करना है, 40 पदों का योग ज्ञात करना है। अब पदों का योग, n पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है कि Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n-1d। यही तो होता है मेरे प्यारे साथी फॉर्मूला, यही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। Sn यानी कि 40 पदों का ज्ञात करना है, यानी कि S40 बराबर हो जाएगा, n की जगह n का मान 40 हमने रखा, बटे में 2 लगाया, ब्रैकेट क्लोज किया, यानी ब्रैकेट के अंदर गए, फिर 2 इंटू a की जगह a का मान हमने 6 रखा, प्लस n की जगह n का मान हमने क्या रख दिया है, n की जगह n का मान हमने 40 रखा, -1 लगाया, और इंटू d की जगह d का मान 6 रख दिया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया मेरे साथी। अब देखिए क्या करना है, 2 से काटा 20 बार में 2 विषयम 40 होता है। फिर देखिए अब हम सॉल्व करते हैं तो S40 बराबर हो जाएगा 20 ब्रैकेट के अंदर 6 दूनाई 12 प्लस ये 39, 40 में से गए 39 इंटू 6 हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए तो S40 बराबर होगा, S40 बराबर होगा 20 ब्रैकेट के अंदर 39 में 6 का गुणा कराएंगे जब, तो क्या आएगा प्यारे साथी, 39 में 6 का गुणा चलिए कराते हैं। 39 में जब आप 6 का गुणा कराएंगे तो 6 9 54 के 4, 5 हासिल 6 त्रिक 18 5 23, 6 9 54 के 4, 5 हासिल 6 त्रिक 18 और 5 23, यानी कि 234 हो गया, यानी 12 + 234 ये हो गया प्यारे साथी।
अब हम इसे सॉल्व करेंगे थोड़ा और, तो S40 बराबर हो जाएगा 20 गुणे, इसे जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 246। क्या हो जाएगा? 246 हो जाएगा जब आप 234 में 12 जोड़ोगे। अब हम बात करें तो इनका आप गुणा करा दीजिए, तो गुणा करा दीजिए आसानी से। तो S40 बराबर हो जाएगा, एक जीरो लिख दीजिए, 2 छक्के 12 के 2 हासिल आए 1, 2 चौक 8 1 9, 2 दुनाई 4, 2 छक्के 12 के 2 हासिल आए 1, 2 चौक 8 1 9 और 2 दुनाई 4, यानी कि जो 40 पदों का योग आया है वो आपका 49-20 आया है और यही आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। प्यारे साथी, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको मैंने बताया है, आप लिख दीजिएगा। अतः 40 पदों का योग बराबर क्या है? 4920। अब चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है। प्रश्न कह रहा है, उसी समांतर श्रेणी से प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि आपको प्रथम पद यहाँ पर दिया गया है 7। अगर हम बात करें यहाँ पर आपका 13वां पद A13 बराबर आपको दिया गया है 35। तो आपसे पूछा गया है D और S13 का मान, आपसे D बराबर पूछा गया है और 13 पदों का योग पूछा गया है। प्यारे साथी, यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो A13 इक्वल टू हो जाएगा, हम A13 को A13 न लिखकर A+12D लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये किसके बराबर है? ये 35 के बराबर है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम A का मान रख देते हैं जो 7 है, तो हमें D का मान पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे A का मान रखने पर A का मान रखने पर, तो A का मान यहाँ पर रखेंगे प्यारे साथी। तो A का मान 7 है प्लस 12D बराबर हो जाएगा 35 के, और ये 12D बराबर होगा, ये 7 उधर जाएगा तो माइनस में होगा 35 माइनस 7। तो अब ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे साथी, तो ये 12D क्या हो जाएगा बराबर 35 में से 7 जाएंगी तो कितनी बचेगी? 35 में से 7 जाएंगी तो 28 बचेगी। क्या बचेगा? 28 बचेगा। अब D का मान निकालोगे तो D बराबर हो जाएगा 28/12, यानी कि इसे काटेंगे तो 4 सते 28, 4 तें 12, यानी आपके D की वैल्यू क्या आई है? यहाँ पर D बराबर आपका आया है 7/3। हमें D का मान पता चल गया है कि D बराबर है 7/3 प्यारे साथी। अब इसके बाद हमें S13 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 13 पदों का क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। तो जब हमें D का मान पता चल गया है तो हम 13 पदों का योग अब ज्ञात कर सकते हैं। अब 13 पदों का योग ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? हम योग का सूत्र लगाएंगे। Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1d, यही फार्मूला है। इसी फार्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये वीडियो बहुत ही अच्छी है, अगर आपने पूरा इसे देख लिया ना तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। तो हमें 13 पदों का ज्ञात करना है, तो S13 हमें ज्ञात करना है, बराबर हो जाएगा n की जगह 13/2 ब्रैकेट के अंदर 2 गुणे a का मान आपका 7 दिया गया है, प्लस n का मान आपका क्या है? 13 है, तो 13 - 1 और इनटू हो जाएगा ये 7/3। अब हम इसे सॉल्व करेंगे प्यारे साथी। तो S13 बराबर होगा 13/2 ब्रैकेट के अंदर 7 दूनी 14 होता है, और प्लस 13 में से 1 गई 12 इंटू 7/3। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 3 × 9 3, 3 चौक 12 और 4 सते क्या होता है? 28 होता है। यानी कि S13 आपका क्या आएगा? 13/2 ब्रैकेट के अंदर 14 प्लस 7 चौक 28। अब आप इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो 14 में आप 28 को जोड़ेंगे तो 28 4 32 हो जाएगा और 10 42 हो जाएगा, यानी कि S13 बराबर हो जाएगा 13/2 इंटू 42। 2 से काटा 21 बार में, यानी कि S13 आपका क्या आया है? S13 आपका आया है 13 × 21। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 13 पदों का योग हमें पता चल जाएगा। तो S13 बराबर हो गया आपका 13 × 9 13 के 3 हासिल है 1, 13 दूना 26, 1 27, यानी कि आपके 13 पदों का योग 273 आया। 13 × 9 13 के 3 हासिल आएंगे 1 और 13 दूना 26, 1 27, यानी S13 भी आपको पता चल गया कि 273 है। D हमने आपका पता ही कर लिया था 7/3, यानी कि ये आपका प्यारा सा आंसर हो गया। तो आई होप आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे कि इस तरह के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं।
प्रश्न संख्या 1 आप सभी के सामने आ गया है मेरे प्यारे साथी, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इन प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं परीक्षा की दृष्टि से। अगर हम बात करें प्यारे साथी तो ये लगभग 6 अंक के पूछे जाते हैं आपके, यानी एक प्रश्न आप करेंगे इतना बड़ा तो आपका 6 अंक एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रश्न को सॉल्व करने की बेहतरीन तरीके से। तो चलिए अब हम प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब क्या कहता है अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तथा अब से 3 वर्ष पश्चात मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी आज से 3 साल बाद वो अपनी पुत्री के आयु का 3 गुना ही रह जाएगा। फिर कह रहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करके बताइए कि आफताब तथा उसकी वर्तमान आयु क्या है। हमें आफताब और उसकी वर्तमान आयु पता करनी है। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से पता करनी है। तो हम पहले क्या करेंगे प्यारे साथी, पहले हम इसका इक्वेशन बनाएंगे। आखिर इसका समीकरण क्या होगा, कैसे बनेगा। यहाँ पर कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो हमें तो पता नहीं है कि आफताब की उम्र क्या थी, ना ही उसकी पुत्री की उम्र हमें पता है। अब क्योंकि वो कह रहा है अपनी पुत्री से कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो प्यारे साथी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आफताब की आयु x वर्ष है। हमने मान लिया कि आफताब की आयु बराबर है x वर्ष, तथा हमने मान लिया उसकी पुत्री की आयु क्या है प्यारे साथी, y वर्ष है। हमने माना है कि माना आफताब की आयु बराबर x वर्ष और माना उसकी पुत्री की आयु बराबर y वर्ष है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि 7 साल पहले आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी कि अगर हम प्रथम शर्त की बात करें तो वो कह रहा है प्यारे साथी, हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, अब प्रथम शर्त की बात करें प्यारे साथी, तो प्रथम शर्त कह रही है कि 7 साल पहले, यानी आफताब की उम्र 7 साल पहले और उसकी पुत्री की उम्र 7 साल पहले। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, प्रश्न को एक बार और पढ़िए। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। जो ये आफताब की उम्र थी, ये 7 साल पहले अपनी पुत्री की उम्र की 7 गुनी थी, यानी इसका पुत्री की आयु का हम 7 गुना कर देंगे प्यारे साथी। अब देखिए हमें सॉल्व कर लेना है, तो x - 7 बराबर हो जाएगा 7y - 7 सता 49 हो जाएगा। थोड़ा पक्षांतर कर लीजिए, तो x - 7y इक्वल टू हो जाएगा -49, और ये 7 इधर आ जाएगा प्लस का 7। यानी अगर हम बात करें तो x - 7y इक्वल टू हो गया है -42, और ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट रेडी हो गया है। अब प्यारे साथी ये हमारा क्या बन गया है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बन गया है, ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया है। अब इसके बाद हमें समीकरण नंबर 2 ज्ञात करना है। अब हम समीकरण नंबर 2 ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? प्रश्न की द्वितीय शर्त को हल करके। तो अब पहले हम लिख लेते हैं द्वितीय शर्तानुसार। एकदम बेसिक तरीके से आपको बता रहा हूँ कैसे आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, यानी दूसरी शर्त के अनुसार अगर हम बात करें प्यारे साथी यहाँ पर, तो दूसरी शर्त कह रही है, आगे आफताब अपनी पुत्री से कहता है
तथा अब से 3 वर्ष पश्चात मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। वो कहता है कि 7 साल पहले तो मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, लेकिन अब जो वर्तमान में चल रहा है, आज के 3 साल पश्चात मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। तो यानी कि या रह जाऊंगा, यानी कि जो आफताब की उम्र थी आज से 3 साल बाद, उसकी पुत्री की उम्र के 3 साल बाद, यानी जब हम 3 जोड़ देंगे 3 साल बाद की बात कह रहा है, तो आफताब की उम्र x वर्ष थी, पुत्री की उम्र y वर्ष थी। 3 साल बाद कह रहा है तो दोनों में हमने 3 जोड़ दिया। ठीक उसी तरीके से जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं आपकी उम्र क्या है, आप कहेंगे 15 साल, मैं कहूँ 3 साल बाद आपकी उम्र क्या होगी, आप कहेंगे 15 3 18, 15 में 3 जोड़ देंगे और कह देंगे 18 साल। ठीक उसी तरीके से वर्तमान आयु x वर्ष है, 3 साल बाद की बात है तो 3 हमने जोड़ दिया है दोनों की आयु में। कह रहा है कि 3 साल बाद जो आफताब की उम्र है ये वाली, ये उसके पुत्री की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी या रह जाएगी। तो इसका हम 3 गुना कर देंगे प्यारे साथी। जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा ही करना है। x + 3 = 3y + 3 त्रिका 9 हो जाएगा, यानी x - 3y = हो जाएगा 6 की, ये 9, ये 3 इधर जाएगा तो 9 - 6 हो जाएगा, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पर हमारे प्यारे साथी क्या हो गए हैं कि दोनों इक्वेशन पता चल गए हैं, दोनों इक्वेशन पता चल गए हैं, तो अब हम प्रश्न को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब दोनों इक्वेशन हमें पता चल गए हैं, अब हमें इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो हम पहले कोई एक समीकरण ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया समीकरण 2, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में प्यारे साथी हम क्या करेंगे, समीकरण 2 आपका दिया गया है x - 3y = 6। यहाँ पर हम किसी एक पद का मान यानी कि वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करें तो x = हो जाएगा 6 + 3y, क्योंकि ये 3y माइनस का था, बराबर के उस पार गया तो प्लस का हो गया, और इसे हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 3। ये हमारा तीसरा इक्वेशन हो गया और हमें x की वैल्यू पता चल गई है। अब जो x का मान आया है इसे हमें समीकरण 1 में रख देना है। जैसे कि समीकरण 2 हमने लिया था तो मान 1 में रखेंगे, अगर हम समीकरण 1 लिए होते तो मान 2 में रखते। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर प्यारे साथी। अब हम अगर बात करें तो आपका x का वैल्यू क्या है 6 + 3y, तो यहाँ पर था x - 7y, तो x की जगह x का मान 6 + 3y - 7y = हो गया है -42। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 6 और ये हो जाएगा घट के -4y हो जाएगा = -42, यानी कि ये 6 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी -4y = हो जाएगा -42 -6। अब देखिए अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो -4y = होगा, ये जुड़ जाएंगे -48, माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान निकालें तो y = आ जाएगा 48 अपान में 4, 4 × 4, 4 × 2 = 8, यानी कि 12 × 4 = 48 होता है। यानी y बराबर हमारा क्या आ गया है 12 आ गया है। यानी हमने उम्र मानी थी कि उसके पुत्री की उम्र क्या थी y वर्ष थी, तो उसकी पुत्री की जो आयु है वो तो 12 वर्ष है, लेकिन हमें आफताब की उम्र भी पता करनी है जो कि है x वर्ष, क्योंकि हमने मानी थी, आप प्रश्न में देखेंगे शुरुआत में, तो हमने माना था कि माना आफताब की आयु x वर्ष और पुत्री की आयु y वर्ष, तो y का मान तो आ गया। अब हम इस y का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो हमें x की वैल्यू भी पता चल जाएगी। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर प्यारे साथी अगर हम बात करें तो y समीकरण 3 आपका था 6 + 3y, यही तो था x बराबर 6 + 3y।
तो अगर हम यहाँ पर मान रखें तो 6 + 3 इंटू वाई के जगह वाई का मान 12 हमने रखा, यानी अगर हम सॉल्व करें तो x इक्वल टू आएगा 6 + 12 × 36 होता है, यानी कि x बराबर आएगा 36 से 42, यानी x का मान आपका 42 आ गया है, जिसे हम 42 भी कहते हैं। तो अब हम कह सकते हैं प्यारे साथी, अतः आफ़ताब की उम्र x बराबर 42 वर्ष तथा उसकी पुत्री की उम्र बराबर उसकी पुत्री की उम्र y बराबर 12 ईयर, यानी कि 12 वर्ष। और यही आपका प्यारा सा आंसर है। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने ये वाला प्रश्न सॉल्व किया है, एकदम बेहतरीन तरीके से। ऐसे ही होते हैं आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न प्यारे साथी, थोड़ा लॉन्ग जाते हैं, लेकिन अच्छे से सॉल्व करिएगा तो आपके 6 के 6 अंक एकदम कंफर्म हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्यारे साथी अगला प्रश्न भी आपके सामने आ गया है, ये भी 6 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और आप आराम से लगाइए, आपको 6 अंक मिल जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो और कह रहा है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं हमें ज्ञात करनी है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। प्रश्न कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से क्या है, 7 सेंटीमीटर कम है। मान लीजिए कोई त्रिभुज है प्यारे साथी, हमने मान लिया ये कोई त्रिभुज है, ये ए हो गया आपका, ये बी हो गया, ये सी हो गया। मैं फिगर थोड़ा बना देता हूँ, कोई फिगर वाला प्रश्न नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी एक भुजा 90 डिग्री होती है। तो एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जो आपका आधार है, जो इसकी ऊंचाई है, हाइट है, वो उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम मान लेते हैं, माना त्रिभुज का आधार यानी कि बेस बराबर x सेमी। हमने मान लिया कि जो त्रिभुज है उसका आधार क्या है, x सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर, इसे हमने x मान लिया है। अब कह रहा है कि जो उसका ऊंचाई है वो उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो हम लिख देंगे तो ऊंचाई बराबर आधार में से 7 घटा दोगे तो आपकी ऊंचाई आ जाएगी। ऐसा कह रहा है प्रश्न कि जो ऊंचाई है वो उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि जो आपका ऊंचाई होगा वो x - 7 होगा। इसके बाद प्रश्न कह रहा है कि जो आपका कर्ण है वो 13 सेंटीमीटर है, यानी कि अगर हम बात करें कर्ण की तो कर्ण आपका क्या है, 13 सेंटीमीटर है। अब हमसे पूछा गया है कि इसकी अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमें सिर्फ कर्ण पता है, हमें इसकी अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करनी है। अब प्यारे साथी ध्यान से समझिएगा कि अब हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है प्यारे साथी, आप जानते होंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अगर हम बात करें इस प्रश्न में कर्ण क्या है, तो कर्ण का वैल्यू आपका 13 सेंटीमीटर है, तो 13 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का। लंब आपका ये है, जो आपकी ऊंचाई होती है वही आपका लंब होती है। लंब आपका x - 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार की बात करें तो आधार आपका x है, तो x का स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तब हमें एक गुणनखंड करना पड़ेगा, यानी एक समीकरण प्राप्त होगा जिसका हम गुणनखंड करेंगे और हमें आंसर भी प्राप्त हो जाएगा।
13 का वर्ग करोगे 169 होता है, 13 दे रही हूँ मैं 169, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 हो जाएगा माइनस 14x। माइनस क्या हो जाएगा प्यारे साथी, 14x हो जाएगा, क्योंकि 7x और 2ab होता है, तो ये माइनस 14x हो जाएगा। और प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ही होगा। सॉल्व कीजिए तो 169 बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस का 49 हो जाएगा प्यारे साथी। अब हम क्या करेंगे, इस 169 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा प्यारे साथी, माइनस में हो जाएगा। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 49 था, ये इधर आया तो माइनस का 169 हो गया इक्वल टू 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 14x और 169 माइनस 169 में जब प्लस का 49 जोड़ोगे तो कितना आएगा, यानी ये आपस में घट जाएंगे और घटेंगी तो आपका आएगा माइनस का 120 प्यारे साथी। अब हम चाहें तो इसमें 2 से भाग दे देते हैं, तो क्योंकि आसान हो जाएगा तो हम लिखेंगे 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर। थोड़ा आपको आवाज़ में परिवर्तन होगा, मुंह में थोड़ा छाले निकले हैं इसलिए आवाज़ बदल गई, बोला नहीं जा रहा है, लेकिन आपके लिए मेहनत कर रहे हैं कि क्लास रुके ना, इसी को पूरा करने के लिए कि एक भी दिन आपकी क्लास किसी वजह से रुके ना, आप अच्छे से पढ़ते रहें, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। वैसे तबीयत बहुत ख़राब है इसलिए थोड़ा आवाज़ में परिवर्तन आएगा, तो थोड़ा आप एडजस्ट कीजिएगा। तो 2 से भाग करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 सत्ते 14 7x हो जाएगा और माइनस 60 दूना 120 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब प्यारे साथी ये हमें पता चल गया है समीकरण। अब हम इसका गुणनखंड कर देंगे, हम इसका गुणनखंड कर दें, फिर क्या होगा कि हमें इनके मान भी पता चल जाएंगे। तो यहाँ पर प्यारे साथी अगर हम बात करें तो यहाँ पर गुणा करने पर आप गुणनखंड करना जानते ही होंगे। ऐसा आ रहा है कि गुणा करने पर 60 आए और जोड़ने या घटाने पर 7 आए, तो 12 पंचे 60 होता है, 12 में से 5 जाएंगी तो 7 बचेगा, यानी 12 5 का पेयर बनेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा गुणा माइनस 12x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 2 पेयर बन चुके हैं। अब देखिएगा एक पेयर ये है, एक पेयर ये है। अब इसमें हम कॉमन लेंगे प्यारे साथी, तो यहाँ पर हम लेंगे x कॉमन, तो हो जाएगा x माइनस 12 और यहाँ पर लेंगे हम 5 कॉमन, तो यहाँ पर भी हो जाएगा x माइनस 12, क्योंकि 12 पंचे 60 होता है, यानी एक ब्रैकेट में आपका आएगा x माइनस 12, एक ब्रैकेट में आएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हम इसके मान ज्ञात कर सकते हैं प्यारे साथी। अब हम इन दोनों को 0 के बराबर कर देते हैं, यानी x माइनस 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा एक तरफ और x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक जगह x का मान 12 आएगा प्लस का और एक जगह x का मान माइनस 5 आएगा। अब x बराबर माइनस 5 क्या हो जाएगा, असंभव है, क्योंकि त्रिभुज की भुजाएं ऋणात्मक नहीं होती। तो हम लिखेंगे चूंकि x बराबर माइनस 5 असंभव है या मान्य नहीं है, असंभव है, क्योंकि त्रिभुज की भुजाएं क्या नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती। भुजाएं ऋणात्मक नहीं होती। त्रिभुज की भुजाएं कभी ऋणात्मक हो जाएगी, नहीं होंगी। अब मैं कहूँ आपसे 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचो, आप खींच देंगे। मैं कहूँ -1 सेंटीमीटर की लाइन खींचो, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। -1 सेंटीमीटर की कोई लाइन खींची ही नहीं जा सकती। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि ये ऋणात्मक नहीं होती। तो हमारे लिए x की वैल्यू क्या होगी, 12 ही होगी, यानी x बराबर क्या होगा, 12 होगा, जिससे हम कह सकते हैं
x हमने क्या माना था, आधार माना था। आप देखेंगे तो हमने x को क्या माना था, आधार माना था। तो आधार बराबर हमारा आया है 12 सेंटीमीटर, आधार इक्वल टू आया है 12 सेंटीमीटर। और अगर हम बात करें ऊंचाई की प्यारे साथी, तो ऊंचाई हमारी थी x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो हम मान रख देंगे x का मान यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यानी हमारी जो हाइट आई है इस त्रिभुज की, वो आई है 5 सेंटीमीटर। और यही आपका क्या है प्यारे साथी, प्यारा सा आंसर है। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने ये वाला प्रश्न भी सॉल्व किया है, एकदम बेहतरीन तरीके से। आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा कि आखिर हम कैसे इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, हमें ज्ञात करना है। प्यारे साथी ध्यान से समझिएगा कि 10 और 250 के बीच का पूछा गया है, यानी 10 और 250 नहीं शामिल होंगे इसमें। तो अगर हम 10 के बाद बात करें 4 के गुणज, 4 का गुणज कहने का मतलब है कि जो 4 के पहाड़े में आए, तो 4 3 12 होता है, 4 चौक 16 होता है, इसके बाद 4 4 जोड़ते हैं 20 डॉट 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 डॉट। और अगर हम इसमें बात करें तो 248 आपका लास्ट होगा, क्योंकि 4 छक 24, 4 दूनी 8, लास्ट आपका 248 होगा, जो 10 और 250 के बीच 4 से कटेगा और 12 16 20 तक ऐसे जा रहा है। अब आपसे पूछा गया है कि 4 के कुल कितने पद हैं, या 4 के कुल कितने गुणज हैं, हमें पता करने हैं। यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर हमें n की वैल्यू पता करनी है। इस समय हमारा समांतर श्रेणी ही चल रहा है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो डेली क्लास अटेंड कीजिए एकदम बेहतरीन तरीके से। अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रथम पद प्यारे साथी जिसे हम a कहते हैं, वो क्या है, 12 है। अगर हम बात करें d की, तो d यहाँ पर 4 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर 4 के गुणज पूछे गए। तो 12 में 4 जोड़ोगे 16 आएगा, 16 में 4 जोड़ोगे 20 आएगा, 20 में फिर 4 जोड़ोगे 24 आएगा। तो जो हमारा सारवंतर d है, जिसे हम सारवंतर भी कहते हैं, ये 4 आएगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पर an यानी nवां पद हमारा क्या दिया गया है, 248 दिया गया है, या इसे हम अंतिम पद भी कह सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर n यानी कि पदों की संख्या पता करनी है, आखिर कुल कितने पद हैं जो 4 से विभाजित हो जाएंगे, या कह सकते हैं कि 4 के कितने गुणज हैं। अब यहाँ पर प्यारे साथी बात आती है कि यहाँ पर फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा। वैसे तो ये नॉर्मल सा प्रश्न है, लेकिन दीर्घ उत्तरी में पूछा गया है, तो बात करेंगे इसके बारे में। तो अगर हम फार्मूला की बात करें तो प्यारे साथी अगर हम फार्मूला की बात करें तो फार्मूला था an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो an आपका क्या है, 248 है, तो हम 248 कर देंगे, इक्वल टू a की जगह a का मान 12 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है माइनस 1d की जगह d का मान 4 हमने कर दिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे फटाफट। तो ये 248 था, ये 12 इधर आया, माइनस का 12 हो गया, इक्वल टू 4n माइनस 4। इसमें घटेगा प्यारे साथी तो 236 आएगा, इक्वल टू 4n माइनस 4। अगर हम बात करें ये 4 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 236 प्लस 4 इक्वल टू 4n। यानी हम कह सकते हैं 4n इक्वल टू है 240। अगर हम बात करें n की तो n बराबर हो जाएगा 240 बटे में 4, 4 कम 4, 4 छक 24, 4 जिम 0, यानी n का मान आपका आया है 60। यानी हम कह सकते हैं प्यारे साथी कि जो 10 और 250 के बीच में कुल 4 के 60 गुणज हैं, तो हम कहेंगे अतः 10 तथा 250 के मध्य 4 के कुल 60 गुणज हैं। और एकदम बेहतरीन तरीके से ये वाला प्रश्न भी हमारा सॉल्व हो गया है।
और यही हमारा प्यारा सा आंसर होगा। आई होप हम अच्छे तरीके से समझे होंगे आखिर हम कैसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो चलिए चलते हैं लास्ट प्रश्न की ओर, जो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। प्यारे साथी, अगला प्रश्न आपके सामने जो दिया गया है इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अभी तो ये चैप्टर मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन अगर आप सॉल्व करना सीख गए प्यारे साथी तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को आपको ध्यान से पढ़ना है। ये है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग अध्याय से एक प्रश्न। इस तरह के प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं और ये भी प्रश्न लगभग 6 से 7 बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। इस प्रश्न की बात करें प्यारे साथी तो ये कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर को से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री तथा 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। प्यारे साथी, आप ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है कि एक समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर पर क्या होता है, देखने पर अवनमन कोण क्या बनता है, 30 डिग्री और 45 डिग्री का बनता है। प्यारे साथी, तो अगर हम अवनमन कोण की बात करें तो हम ऊंचाई से अगर कोई चीज़ देखते हैं, मान लीजिए कोई ऊंचाई है, यहाँ से हम कुछ देख रहे हैं, नीचे कोई कार वार देख रहे हैं, तो इसका जो एंगल बनेगा ये बनेगा अवनमन कोण, इसे हम कहते हैं प्यारे साथी। तो चलिए हम इसका फिगर ड्रा करते हैं। मान लीजिए कोई 75 मीटर ऊंची क्या है लाइट हाउस है, ये क्या है 75 मीटर ऊंचा है, ये क्या है एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस प्यारे साथी, ये क्या है एक लाइट हाउस है जो 75 मीटर ऊंचा है। और यहाँ पर ऊपर से मान लीजिए यहाँ से देखने पर, यानी कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो जहाज़ों के अवनमन कोण, दो जहाज़ों के अवनमन कोण प्यारे साथी। तो ऐसे मैंने एक क्षैतिज रेखा मान ली है, मान लीजिए ये आपका क्या है जमीन वाला भाग है, इसे हम धरातल कह सकते हैं, या समुद्र मान लीजिए, ये हम क्या मान सकते हैं समुद्र तल, समुद्र तल, ये हमने माना है कि ये हमारा समुद्र तल है। अब यहाँ पर दो जहाज हैं, मान लीजिए हमारी पहली जहाज क्या है, ये रही आपकी पहली जहाज और ये रही आपकी दूसरी जहाज प्यारे साथी। और कह रहा है कि शिखर से देखने पर दोनों जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री तथा 45 डिग्री हैं। तो यहाँ पर जो पहले अवनमन कोण, हम यहाँ पर एक थोड़ा इसे क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं जिससे हमें अवनमन कोण पता चले। तो पहले जहाज को यहाँ से देखने पर क्या हो रहा है, पहले जहाज को देखने पर यहाँ पर क्या बन रहा है 30 डिग्री का कोण बन रहा है प्यारे साथी। और दूसरे जहाज को देखने पर क्या बन रहा है 45 डिग्री का कोण बन रहा है, 45 डिग्री का। वैसे ये ऊपर बनता है कोण, मान लीजिए पहला कोण क्या बन रहा है 30 डिग्री का और जो दूसरा कोण है आपका वो बन रहा है 45 डिग्री का। तो यानी ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा है, वहाँ से देख रहा है जहाज़ों को, ये आपका जहाज ही है, ये बी है, और क्या बन रहा है इनका कोण बन रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री प्यारे साथी। अब हम इसका नाम रख देते हैं ए बी सी और डी प्यारे साथी, और हमने यहाँ पर इसका नाम भी रख दिया है। अब हम थोड़ा यहाँ पर लिखेंगे, हम मानेंगे प्यारे साथी, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे प्यारे साथी, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो B और C के बीच की दूरी है वो x है और D और C की दूरी जो है वो y है प्यारे साथी। तो अगर हम बात करें यहाँ पर हम B और C के बीच की दूरी y मान लेते हैं और C और D के बीच की दूरी x मान लेते हैं, और दोनों की दूरी क्या हो जाएगी प्यारे साथी x प्लस y हो जाएगी। दोनों के मध्य की दूरी क्या हो जाएगी x प्लस वाई हो जाएगी। अब अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर क्या माने हैं, हमने माना है माना जो AB है, माना AB 75 मीटर ऊंचा या ऊंची लाइट हाउस है, लाइट हाउस
हाउस है। जो ए बी है हमारा प्यारे साथी वो क्या है, 75 मीटर ऊंचा क्या है, लाइट हाउस है। और ए बी का शिखर जो है, ए बी का शिखर, शिखर बिंदु क्या है, ए है प्यारे साथी। इसका शिखर बिंदु क्या है, ए है। अगर हम बात करें प्यारे साथी कि ए से जो बिंदु ए से जो अवनमन कोण बन रहे हैं वो कौन कौन से हैं, तो बिंदु ए से अवनमन कोण क्रमशः प्यारे साथी क्या बन रहा है, अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री क्या हो रहा है, बन रहा है प्यारे साथी, बन रहा है। क्या बन रहा है, 30 डिग्री और 45 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है। तो प्यारे साथी इतना हमने लिख लिया कि माना ए बी जो है वो 75 मीटर ऊंची क्या है, एक लाइट हाउस है। और ए बी का शिखर बिंदु क्या है, बिंदु ए है। और बिंदु ए से जो अवनमन कोण क्रमशः बन रहे हैं वो 30 डिग्री और 45 डिग्री का बन रहा है। अब हम बात करें प्यारे साथी यहाँ पर, तो हम यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में या ए सी बी में बात करेंगे पहले। तो हम पहले लिखेंगे प्यारे साथी त्रिभुज ए बी सी में। तो चलिए पहले हम त्रिभुज की बात करते हैं, चाहे हम पहले त्रिभुज ए सी बी की बात करें या ए डी बी की। तो पहले हम त्रिभुज ए डी बी की बात करते हैं, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी में। त्रिभुज ए डी बी की बात कर रहे हैं प्यारे साथी। तो त्रिभुज ए डी बी आपका ये दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये तो 75 मीटर है और ये आपका क्या है, ये पूरा ए डी बी आपका x प्लस वाई है, डी सी आपका x है, सी बी आपका y है। तो डी बी आपका क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। और प्यारे साथी लंब बटे आधार कहाँ होता है, लंब बटे आधार tan में होता है। तो यहाँ पर tan बन रहा है तो tan थीटा बराबर हो जाएगा प्यारे साथी। जिनको नहीं समझ में आ रहा है, जब ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो अगर हम बात करें tan थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है आपका क्या, लंब बटे आधार। लंब बटे क्या होता है प्यारे साथी, आधार। अगर आप बात करेंगे जो फॉर्मूला मैंने लिखाया था आपको एक बार, लाल बटे कक्का, तो जो लास्ट वाला होता है वो tan के लिए होता है लंब बटे आधार। अब लंब आपका क्या है प्यारे साथी, यहाँ पर मान रख दीजिए। तो tan थीटा आपका क्या दिया गया है, ए डी बी में थीटा है 30 डिग्री, इक्वल टू हो जाएगा आपका लंब क्या है प्यारे साथी, अगर हम बात करें तो लंब आपका 75 है और आधार आपका x प्लस वाई है प्यारे साथी। हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, अब चूँकि tan 30 डिग्री होता है बराबर 1/√3 के प्यारे साथी। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/√3 बराबर 75 बटे x प्लस वाई। त्रियक गुणा यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा प्यारे साथी यहाँ पर। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा कि x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 75√3 और इसे हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया है। ये हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब हम बात करेंगे त्रिभुज ए सी बी की। अब हम लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी में। त्रिभुज ए सी बी में बात करें प्यारे साथी अगर, तो त्रिभुज ए सी बी आपका ये दिया गया है और यहाँ पर भी आपका tan ही बन रहा है, यानी कि tan थीटा आपका होगा यहाँ पर फिर बराबर, tan थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार के। तो अगर हम बात करें यहाँ पर थीटा आपका क्या दिया गया है, तो थीटा आपका 45 डिग्री दिया गया है। तो tan 45 बराबर हो जाएगा लंब आपका 75 यहाँ भी है। और अगर हम आधार की बात करें तो आधार आपका क्या है, y है प्यारे साथी। आधार आपका क्या है, y है। तो हमने y कर लिया। अब क्योंकि ये आपका क्या है प्यारे साथी, यहाँ पर आप देखेंगे तो tan 45, चूँकि tan 45 बराबर होता है 1 की, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे
और बराबर हो जाएगा 75/y के। आप त्रियक गुणा करेंगे तो y बराबर आपका आएगा 75 के प्यारे साथी। और हमें y का मान क्या पता चल गया है, 75 पता चल गया है। अब ये जो y का मान आया है इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे और हमें मान पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में, तो y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे प्यारे साथी। तो x प्लस वाई की जगह y का मान 75 बराबर हो जाएगा 75√3 के। अगर हम यहाँ पर बात करें प्यारे साथी तो ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसे पक्षांतर करें तो x बराबर हो जाएगा 75√3 माइनस 75 हो जाएगा। बहुत गर्मी आज है, एकदम ध्यान से समझिएगा। तो अगर हम यहाँ पर 75 यहाँ भी है, 75 यहाँ पे है, तो हम 75 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर बचेगा, जब हम 75 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। आप चाहें तो यहाँ पर भी इतना ही आंसर लिख सकते हैं। और अगर आप सॉल्व करना चाहें तो √3 का मान क्या होता है प्यारे साथी, 75, और ब्रैकेट के अंदर √3 की जगह √3 का मान 1.732 होता है, माइनस का 1 हो जाएगा। अब आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो x बराबर आपका क्या आएगा, x बराबर आपका आएगा प्यारे साथी, अगर हम बात करें यहाँ पर कि x बराबर हमारा क्या आएगा, तो x बराबर हमारा आएगा 54.9 मीटर। और ये दोनों जहाज़ों के बीच की क्या है, दूरी है प्यारे साथी। और यही आपका प्यारा सा आंसर है। तो आई होप आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा कि आखिर हम कैसे इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। मैंने बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीज़ें बताई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।